नमस्कार। कर्माबाई महाविद्यालय की इस ऑनलाइन ज्योग्राफी की 15वीं कक्षा में आपका फिर एक बार स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है भूकंप। पिछली कक्षा में हमने पृथ्वी की आंतरिक संरचना को विस्तार से पढ़ा। आज हमारा टॉपिक है भूकंप। तो भूकंप को समझने से पहले इसकी विभीषिका के बारे में थोड़ा सा अनुमान लगाते हैं कि भूकंप कितने खतरनाक होते हैं। इससे न केवल जन धन की क्षति होती है बल्कि मानवीय सभ्यताओं का भी पतन हो जाता है। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में बहुत से विद्वानों ने यह कहा कि बाढ़ आ गई थी, उससे उसका पतन हुआ, विदेशी आक्रमणों से पतन हुआ, या आग लग गई थी नगर के अंदर, उससे पतन हुआ। कुछ विद्वानों का ऐसा भी मानना है कि भूकंप जैसी घटनाएं हुई थी उसकी वजह से उन सभ्यताओं का पतन हुआ। तो भूकंप केवल मानवीय क्षति नहीं करते, प्राकृतिक क्षति भी करते हैं। भूकंप एक ऐसी विस्मयकारी घटना है जिसका कि अभी तक वैज्ञानिक स्वरूप पता नहीं चल पा रहा है कि किन कारणों से ये आते हैं। केवल कुछ वैज्ञानिक शोधों के परिणाम स्वरूप कुछ अंश तक हम ये अनुमान लगाने में सफल हो पाए हैं कि इन कारणों से भूकंप आते हैं। क्योंकि भूगर्भ में बहुत अधिक गहराई तक हम अपनी पहुंच नहीं बना पाए हैं, इसलिए भूगर्भीय गतिविधियों का हम निश्चित रूप से ये प्रमाण के साथ कह नहीं सकते कि ये घटना ऐसे हुई गर्भ में, उसका परिणामी प्रभाव भूकंप के रूप में था। तो अब भूकंप की थोड़ी चर्चा कर लेते हैं कि ये मानव का विनाश करने का एक प्राकृतिक प्रयास है। प्रकृति जो है मनुष्य के क्रियाकलापों को अगर दंडित करना चाहती है, मनुष्य क्रियाकलाप करता है, प्रकृति की छेड़छाड़ करता है और प्रकृति उसको दंडित करती है, तो जो उसके दंड देने के जो तरीके हैं उनमें से एक है भूकंप। प्रकृति के पास बहुत सारे दंड देने के तरीके हैं मानवों को, मनुष्यों को, लेकिन एक तरीका है भूकंप। अब मानव का विनाश होता है भूकंप से, जन धन की क्षति होती है, प्रकृति का स्वरूप बदल जाता है, है ना। अब ये चीजें जनरल चीजें हैं, सामान्य चीजें, ये आप सब जानते हैं। अब थोड़ा सा भूकंप के विषय में गहराई से चर्चा करते हैं। भूकंप देखिए, धरती पर दो प्रकार की शक्तियां कार्य करती हैं। एक अंतर्जात शक्ति जो धरातल की भूमि की सतह के अंदर से कार्य करती हैं, और एक बाह्यजात शक्ति है जो धरातल के ऊपर यानी कि हमारे इस वातावरण में कार्य करती हैं। अंदर से जो शक्तियां कार्य करती हैं वो धरातल के भीतर हमको दिखाई नहीं देती हैं, और बाहर की शक्तियां जो हैं वो हमको दिखाई देती हैं, हम उनको महसूस कर सकते हैं। अब भूकंप और ज्वालामुखी जैसी घटनाएं हैं, ये आंतरिक शक्तियों के कारण होती हैं, आंतरिक बलों के कारण होती हैं। तो इनका जन्म जो होता है भूकंप का आंतरिक शक्तियों के कारण, आंतरिक शक्ति के कारण, जिनको के अंतर्जात बल भी कहते हैं। और भूकंप जो आता है वो आंतरिक शक्तियों के कारण पृथ्वी के भीतरी भागों में चट्टानों के बीच, चट्टानों में क्या हो जाती है, अव्यवस्था हो जाती है। तो उसके फलस्वरूप क्या होता है, चट्टानें व्यवस्थित होने का प्रयास करती हैं। किसी मधुमक्खी के छत्ते में अगर हम एक पत्थर फेंक दें तो मधुमक्खी का छत्ता एकदम मूवमेंट करने लगता है। क्यों? क्योंकि वो पत्थर जिस मक्खी के ऊपर लगा होगा वो मक्खी अपना स्थान परिवर्तन करेगी, और अपना स्थान परिवर्तन करेगी तो उसके परिणाम स्वरूप दूसरी मक्खियां भी प्रभावित होंगी, वो भी मूवमेंट करेगी। फिर तो एक मक्खी के मूवमेंट से पूरे छत्ते में मूवमेंट आ जाता है। ऐसे ही चट्टानों का है। तो भूगर्भ में एक चट्टान जरा सी भी इधर उधर खिसकेगी तो अन्य चट्टानों में भी उसके मूवमेंट का प्रभाव पड़ता है।
तो इस प्रकार से आंतरिक शक्ति के कारण भूकंप आते हैं, भीतरी भागों में चट्टानों की अव्यवस्था के फलस्वरूप भूकंप आते हैं। और इनका जो आने का जो कारण है वो तरंगे हैं, जिनको भूकंपीय तरंगे कहते हैं। इन भूकंपी तरंगों के रूप में भूकंप आते हैं, और जब ये तरंगें आगे बढ़ती हैं तो आगे बढ़ने पर इनकी गति और प्रभाव दोनों में ही अंतर आता जाता है। ठीक है, अच्छा, आगे भूकंप जो है वो एक प्रत्यास्थ ऊर्जा के कारण उत्पन्न होती है। ये प्रत्यास्थ ऊर्जा क्या है? प्रत्यास्थ ऊर्जा है इलास्टिक एनर्जी। इलास्टिक एनर्जी, देखिए कोई इलास्टिक लीजिए, आप उस इलास्टिक को खींचिएगा, रबर इलास्टिक, उसको खींचिएगा, खींच करके वो क्या है? इलास्टिक एनर्जी है, उसको खींच रहे हैं और खींच के रखा हुआ हमने, अब उसको हम छोड़ देते हैं तो वापस अपने स्थान पर वो आ जाती है ना। प्लास्टिक को हमने खींच करके रखा था ऐसे और उसको छोड़ते तो अपने स्थान पर वापस आ जाती है, तो वो एनर्जी क्या है? इलास्टिक एनर्जी है। तो पृथ्वी के गर्भ में भी चट्टानें कुछ लचीली अवस्था में है ना। तो जब चट्टानें जो है बल के कारण ऐसे खिंचती हैं, बल के कारण मुड़ती हैं और कई बार वो फूट जाती है एकदम से, या वो बल हट जाता है तो चट्टान अपने स्थान पर वापस आने का प्रयास करती है। तो इस प्रकार से जो मूवमेंट होता है, जो हलचल होती है पृथ्वी के गर्भ के अंदर, उसके कारण भूकंप की तरंगें जन्म ले लेती हैं। अब भूकंपों की तरंगों की जब बात कर रहे हैं तो भूकंप की तरंगें जो हैं वो कहाँ से उठती हैं? भूकंप की तरंगें कहाँ से उठती हैं? भूकंप केंद्र से, भूकंप केंद्र से। और ये तरंगें कैसे आएंगी? प्रगामी तरंगों के रूप में, प्रगामी तरंगों के रूप में। प्रगामी तरंगें कैसे होती हैं? जैसे पानी फेंकते किसी तालाब के अंदर तो तालाब में लहरें सी आती हैं ना, लहरें जो आती हैं, जो सुरंग और गर्त बनते हैं लहरों के बीच में, यानी कि जो जल कण है वो तरंग की गति की दिशा के समकोण पर मूवमेंट करते हैं, अप डाउन मूवमेंट करते हैं, है ना, और तरंग आगे बढ़ती जाती है, तो वो कहलाती है प्रगामी तरंग। इस प्रकार से आगे बढ़ती जाती है। तो भूकंप जो है स्टार्ट कहाँ से होते हैं? भूकंप केंद्र से, और भूकंप केंद्र से निकल करके धरातल पर तरंगें आ जाती हैं और इन धरातल तरंगों के माध्यम से ही विनाश प्रारंभ हो जाता है। तो ये भूकंप की एक छोटी सी मैंने कहानी बताई। अब एक डायग्राम बना करके मैं आपको थोड़ा सा और समझाता हूँ। देखिए ये पृथ्वी है, और यहाँ पर ये भूकंप का केंद्र है। भूकंप का केंद्र जो है 300 किलोमीटर, 200 किलोमीटर या 700 किलोमीटर, मतलब कहने का तात्पर्य है कि 200 से लेकर के 1000 किलोमीटर के बीच में, 200 किलोमीटर से 1000 किलोमीटर के बीच में कहीं पर भी हो सकता है। जो 1000 किलोमीटर तक जो भूकंप का केंद्र होता है वो गहरे भूकंप कहलाते हैं, और जो 200 किलोमीटर पर भूकंप का केंद्र होता है उसको उथले भूकंप कहते हैं। तो भूकंप केंद्र के आधार पर भी भूकंप का वर्गीकरण किया जाता है। तो मान लीजिए यहाँ पर भूकंप की तरंगें जन्म लेती हैं, जिसको कि हमने भूकंप का केंद्र कहा। भूकंप का केंद्र, इसको फोकस भी कहते हैं। भूकंप केंद्र एक्चुअली क्या है कि जहां पर चट्टानों में अव्यवस्था हो रही है ना, वो भूकंप केंद्र है। जहां से चट्टानें मूवमेंट करती है उसको भूकंप का केंद्र कहते हैं। और यहाँ से भूकंप की तरंगें सभी दिशाओं में जाती है। एक बार पृथ्वी के अंतर को मैं बना देता हूँ। मान सकती है कि पृथ्वी का द्रव भाग है और ये ठोस भाग है। तो जैसे ही तरंगें स्टार्ट हुई यहाँ से, तो ये तरंगें जो हैं सबसे पहले जिस स्थान पर पहुँचती हैं, सबसे पहले कहाँ पहुँचेंगे? भूकंप की तरंगें किसी भी उद्गम क्षेत्र से प्रारंभ होकर के सबसे पहले पहुँचेंगे जो सबसे नजदीक क्षेत्र होगा, सबसे पास क्षेत्र होगा। तो सबसे पास क्षेत्र कौन सा है? बिल्कुल लंबवत ऊपर जाकर के धरातल पर जो बिंदु है यहाँ सबसे पहले पहुंचेंगे। तो ये क्या कहलाता है? ये क्षेत्र, इसको कहते हैं अधिकेंद्र।
अधिकेंद्र, इंग्लिश में इसको कहते हैं एपी सेंटर। इसको कहते हैं इंग्लिश में एपी सेंटर यानी कि अधिकेंद्र। तो भूकंप की तरंगें भूकंप मूल से या भूकंप केंद्र से प्रारंभ होकर के एपी सेंटर तक पहुंचती है और यहां के बाद में ये सभी दिशाओं में मूवमेंट करने लगती है, सभी दिशाओं में मूवमेंट करने लगती है इस प्रकार से। और अब भूकंप की जो तरंगें हैं, तरंगों की भी चर्चा कर लेते हैं। तरंगें जो है 3 प्रकार की होती हैं, प्राथमिक तरंगें, द्वितीयक तरंगें और धरातलीय तरंगें। इनको पी वेव्स कहते हैं, इनको एस वेव्स कहते हैं, इनको एल वेव्स कहते हैं। जनरल सी बात है, ये सब आप जानते हैं। अच्छा, अब मैं यह बात बताता हूं। तो देखिए, जो प्राथमिक तरंगें हैं, पी वेव्स जो है वो मैंने नीले कलर से दर्शाई है, और जो द्वितीयक तरंगें हैं, द्वितीयक तरंगें मैं लाल कलर से दिखा देता हूं। तो यानी ये नीली तरंगें जो है, नीली तरंगें पृथ्वी के केंद्र में भी पार चली जाती है। नीली तरंगें पृथ्वी के केंद्र में भी पार चली जाती है, लेकिन जो लाल तरंगें हैं यानी द्वितीयक तरंगें हैं वो पृथ्वी के केंद्र में पार नहीं जाती हैं। इसका मतलब क्या है कि द्वितीयक तरंगें जो है वो केवल कुछ एरियाज तक चलती हैं, और जो तृतीयक तरंगें हैं, जो धरातलीय तरंगें हैं, वो सतह पर मूवमेंट करती है। इस प्रकार से सतह पर ही चलती है केवल इस प्रकार से। तो भूकंप की 3 तरंगें होती हैं, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक तरंगें। इनके बारे में और चर्चा करेंगे, भूकंप की तरंगों के बारे में। इन तरंगों से जो है भूकंप आते हैं। अच्छा, एक चीज और, ये वाला तो एपी सेंटर हो गया, अधिकेंद्र हो गया, और ये वाला भूकंप का केंद्र हो गया। लेकिन यहाँ से जो तरंग पार करके जाएगी इस पृथ्वी को और दूसरे छोर पे पहुंचेगी, प्राथमिक तरंग, तो ये जो छोर है दूसरा, जहां पर पार करके तरंग पहुंची है, उस तरंग को कहते हैं एंटीपोड। एंटीपोड, उसको कहते हैं एंटीपोड। ये भी एक महत्वपूर्ण तथ्य है। ठीक है, तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। मैं भूकंप की तरंगों को फिर और थोड़ा विस्तार से बताने का प्रयास करूंगा आपको। भूकंप की तरंगें, वीडियो काफी लंबे हो जाते हैं, थोड़ा जल्दी इसको खत्म करने का प्रयास करता हूं। वीडियो बनाने से पहले मैं सोचता हूं कि ज्यादा लंबा वीडियो नहीं जाना चाहिए, लेकिन वीडियो जो है लंबे हो जाते हैं। भूकंप की तरंगों की चर्चा कर लेते हैं। अभी जो मैं आपको बता रहा था, ये 3 प्रकार की तरंग होती है। एक प्राथमिक तरंग, दूसरी द्वितीयक तरंग, तीसरी तृतीयक तरंग। जो प्राथमिक तरंगें हैं, उन प्राथमिक तरंगों के अलग इनको अलग अलग नाम है। इसको उनको लंबात्मक तरंगें भी कहते हैं, इनको अनुदैर्घ्य तरंगें भी कहते हैं, अनुदैर्घ्य तरंगें भी कहते हैं। ठीक है, और ये तरंगें कैसी होती हैं? ध्वनि की तरंगों के समान, ध्वनि की तरंगों के समान होती है। ये ध्वनि की तरंगों के समान होती है, और इनकी खास बात क्या है कि ये ठोस में भी चलती है और ये द्रव माध्यम में भी चल सकती है। दोनों माध्यम में ये प्रवेश कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इसी आधार पर पृथ्वी की आंतरिक संरचना का हमको पता चलता है कि पृथ्वी अंदर से द्रव है, कि ठोस में भी चलती है और ये द्रव में भी चलती है। तो ये अच्छा, इनकी जो गति है, इनकी गति जो है द्वितीयक तरंगों के मुकाबले 66% अधिक है। ठीक है, और इन तरंगों को पी वेव्स भी कहते हैं। ठीक है, अब द्वितीयक तरंगों की बात करते हैं। द्वितीयक तरंगों को एस वेव्स कहते हैं, एफ वेव्स कहते हैं,
और ये तरंगे, द्वितीयक तरंगे, इनका जो दूसरा नाम है वो गौण तरंगे भी है। इनको गौण तरंगे भी कहते हैं। मैं जल्दी जल्दी चीजों को बताने का प्रयास कर रहा हूँ आपको। गौण तरंगे भी कहते हैं और इनका एक नाम है अनुप्रस्थ तरंगे। अनुप्रस्थ तरंगे ये बताऊंगा मैं, अनुदैर्घ्य और अनुप्रस्थ दोनों के बारे में बताऊंगा आपको। अनुदैर्घ्य तरंग भी कहते हैं और इनकी जो तरंग है ये तो ध्वनि के समान है और ये प्रकाश की तरंगों के समान, प्रकाश की तरंगों के समान, प्रकाश की तरंगों के समान इनका व्यवहार होता है। और ये केवल ये तो ठोस और द्रव दोनों में चलती है प्राथमिक तरंगें, ये केवल द्रव माध्यम में ही गति करती है। इंपॉर्टेंट बात है, ये केवल द्रव माध्यम में गति करती है और ये एक गहराई में जाकर के विलुप्त हो जाती है, इसीलिए पृथ्वी के आंतरिक भाग को हम द्रव कहते हैं। और ये धरातलीय तरंगें जो हैं, ये धरातलीय तरंगें, इनको तृतीय तरंगों को एस वेव्स कहते हैं। देखिए मैं यहाँ देता हूँ, इनको एस वेव्स कहते हैं और ये एल वेव्स, एस वेव्स द्वितीय को कहते हैं, एल वेव्स कहते हैं इनको, एल वेव्स है ना, लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स, सेकेंडरी वेव्स, प्राइमरी वेव्स, ठीक है। अब तृतीय तरंगें हैं, इनको धरातलीय तरंगें भी कहते हैं, इनको धरातलीय तरंगें भी कहते हैं और ये धरातल के ऊपरी भाग में चलती हैं। कहाँ चलती हैं ये? ऊपरी धरातल पर, इनकी गति कहाँ है? ऊपरी धरातल पर। और ये बहुत ज्यादा प्रभावशाली होती है, प्रभावशाली, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बहुत ज्यादा प्रभावशाली होती है और सबसे घातक है, सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाती है, सबसे ज्यादा नुकसान देती है ये तरंगें। तो इस प्रकार से शॉर्ट में मैंने आपको ये प्राथमिक तरंगें, द्वितीयक तरंगें और तृतीयक तरंगों के बारे में मैं बताने का प्रयास किया है। अब मैं आपको ये बता देता हूँ अनुदैर्घ्य और अनुप्रस्थ का क्या मतलब होता है। तो देखिए, अनुदैर्घ्य, अनुदैर्घ्य जो कि ध्वनि की तरंगें होती हैं, कोई चिमटा लीजिएगा, चिमटा लेकर के उसको आप इस प्रकार से जमीन में मार दीजिए तो चिमटा कैसे गति करता है? इस प्रकार से, इस प्रकार से गति करता है चिमटा, है ना। तो ये कैसी गति है? लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट, ये कहलाती है अनुदैर्घ्य तरंग। ध्वनि की जो तरंगें हैं वो सीधी आती है बिल्कुल, तो ये अनुदैर्घ्य तरंग है। और अनुप्रस्थ तरंग क्या होती है? जब किसी तालाब के अंदर हम पत्थर फेंक देते हैं तो पत्थर फेंकने पर उसमें लहरें पड़ती हैं इस प्रकार से, ठीक है। तो वो तरंग की गति कैसी है? वो कहलाती है अनुप्रस्थ गति। तो देखिए, प्राथमिक तरंगों की जो गति है वो लेफ्ट राइट ऐसे होती है। द्वितीय तरंगों की गति जो है वो अप डाउन अप डाउन अप डाउन, यानी कि ये सरंग कहलाते हैं और ये गर्त कहलाते हैं, सरंग और गर्त के रूप में होती है। और ये तृतीय तरंगें, ये भी सरंग गर्त के रूप में होती हैं और इनमें मिश्रित प्रभाव होता है। प्राथमिक तरंगों के गुण भी इसमें होते हैं और द्वितीय तरंगों के गुण भी इसमें पाए जाते हैं। तो देखिए, एक डायग्राम के माध्यम से आपको मैं तरंगों को बताता हूं। यहाँ पर ये एक साम्य अवस्था है, तो ये जो तरंग है, ये जो एरिया है और ये एरिया और ये एरिया, इन तीनों में थोड़ा सा अंतर है, थोड़ा सा डिफरेंस है इन तरंगों के अंदर। तो डिफरेंस में देखिए क्या है, ये जो तरंग है ये पी वेव्स है, यानी सीधी सीधी चलती है, ये बिल्कुल बहुत कम इसमें अप डाउन होते हैं, सीधी सीधी चलती है। ये कैसे व्यवहार करने की तरंग है? ये ध्वनि की तरंगों के समान, ध्वनि की तरंगों के समान। और ये दूसरी तरंगें जो है वो प्रकाश की तरंगों के समान, प्रकाश की तरंगों के समान, तो तीन तरंगें हो गई। और ये धरातलीय तरंगें, ये मिश्रित प्रकार से हैं। ये कैसी हैं? ये मिश्रित प्रकार से हैं। तो इस प्रकार से ये तरंगों का मैंने व्यवहार बताया है, आपको तरंगों के बारे में बताया है। इन तरंगों को एक डायग्राम के माध्यम से भी हम यहाँ समझ सकते हैं। देखिए, ये धरातल है
और ये केंद्रीय परत है। ये बाहरी परत है, केंद्रीय परत है। ये परत ठोस है और ये परत द्रव है। ठीक है, अब मैं तरंगों को यहाँ पर देखिए, ये है प्राथमिक तरंगें, ये है द्वितीयक तरंगें। तो देखिए, अगर यहाँ पर कोई भूकंप का केंद्र है, भूकंप का केंद्र है और यहाँ पर एपिसेंटर है, और ये तरंगें जो हैं इस प्रकार से द्रव भाग में आती हैं, तो द्रव भाग में आने पर प्राइमरी वेव्स की बात कर रहा हूं मैं, प्राथमिक तरंगों की बात कर रहा हूं। ये प्राथमिक तरंगें जैसे द्रव भाग में आती है तो थोड़ा सा यहाँ पर अवतरण मार्ग प्राप्त करते हुए दूसरी तरफ पार चली जाती है। ऐसे ही एक तरंग और बना देता हूं मैं यहाँ पर आपके लिए। और सबसे पहले धरातल पर जो तरंगें पहुंचेंगी जिस स्थान पर, वो कहलाएगा एपिसेंटर। अच्छा, अब द्वितीय तरंगों की बात करते हैं। ये तो प्राथमिक तरंगें हो गई, द्वितीय तरंगों की बात करते हैं, ये वाली तरंगें। तो ये द्वितीय तरंगें जो है यहां तक आएंगी और द्रव क्षेत्र को पार नहीं कर पाएंगे, यही रुक जाएंगे, बाकी सभी दिशाओं में चलेंगी। प्राथमिक तरंगें जो है वो भी सभी दिशाओं में मूव करती हैं, लेकिन द्वितीयक तरंगें जो हैं, ये द्वितीयक तरंगें जो हैं, ये द्वितीयक तरंगें द्रव क्षेत्र में जाकर के समाप्त हो जाती हैं, उसके फिर आगे नहीं बढ़ती हैं। ठीक है, और प्राथमिक तरंगें द्रव क्षेत्र में भी पार जा रही है। देखो आप, ये मैंने प्राथमिक तरंगें बताई हैं, तो प्राथमिक तरंगें द्रव क्षेत्र में भी पार जा रही है, और जिस विपरीत क्षेत्र में पहुंच जाती है ये तो कहलाता है एपिसेंटर। एपिसेंटर और ये कहलाता है एंटीपोड, और ये वाला पॉइंट कहलाएगा ये फोकस, ये फोकस कहलाएगा। तो इस प्रकार से भूकंपी तरंगों का पृथ्वी के केंद्र में व्यवहार होता है। तो ये एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर मैं आगे और बताता हूँ चीजों को। थोड़ा रोशनी मैंने बढ़ा दी। हम भूकंप पढ़ रहे हैं यहाँ पर। तो देखिए, अब भूकंप के कारण की बात करते हैं कि भूकंप के कारण क्या है। भूकंप के कारण की बात करते हैं तो कारण देखिए, दो प्रकार के कारण भूकंप के होते हैं। एक प्राकृतिक कारण और एक मानवीय कारण। अभी प्राकृतिक और मानवीय कारण क्या है? जो प्रकृति जनित हैं, जिनको प्रकृति ने जन्म दिया है, वो प्राकृतिक कारण है, और जो मानव द्वारा जन्म लेते हैं, जिनको मानव अंजाम देता है, जिन कारणों को, वो मानवीय कारण है। ठीक है, तो देखिए, प्राकृतिक कारणों को भी हम अलग अलग नाम दे देते हैं। प्लेट विवर्तनिकी, मैं इनको शॉर्ट में समझा दूंगा सभी को आपको। प्लेट विवर्तनिकी, ज्वालामुखी क्रिया, जलवाष्प एवं गैसों का दबाव, जलवाष्प एवं गैसों का दबाव, चट्टानी प्रत्यास्थता, भूस्खलन एवं हिमढाव।
एवालांस कहते हैं इसको, एवालांस। भूस्खलन समुद्र तट का भ्रम टूटना, भ्रम टूटना कहां पर, समुद्र के किनारे, ठीक है। और भूपटल का संकुचन, भूपटल का संकुचन, और संवाहक धाराएं, संवाहक धाराएं कहां से आती हैं, संवाहक धाराएं ये कहां से आती हैं, ये हॉटस्पॉट से आती हैं, हॉटस्पॉट, ठीक है। और उल्कापात, उल्कापात, तो देखिए ये सब भूकंप के कारण हैं, इनकी चर्चा कर लेते हैं। बेटा प्रवेश जरा रोशनी चेक करना, रोशनी कम हो रही है क्या है, इनकी चर्चा कर लेते हैं हम। प्लेट विवर्तनिकी, तो प्लेट विवर्तनिकी क्या है कि ये प्लेटें होती हैं इस प्रकार से धरातल के ऊपर प्लेटें हैं, तो इनके जो ये किनारे हैं, प्लेटों के जो किनारे हैं, इन किनारों पर मूवमेंट होता है, हलचल होता है। ये मान लीजिए एक प्लेट ये है और एक प्लेट ये है, ये, और इसके ऊपर ये शहर बसा हुआ है, ये ऐसे करके ये शहर बसा हुआ है इन दो प्लेटों के ऊपर, और ये प्लेट मान लो मूवमेंट करती है ऐसे, ये प्लेट जो है इस प्रकार से मूवमेंट करती है जो, तो अगर कहीं पर ये मूवमेंट होता तो ये शहर डगमगाएगा कि नहीं डगमगाएगा, ये शहर जो है डगमगाएगा। इन दो प्लेटों के ऊपर शहर है और प्लेटों में गति होती है, नीचे मैग्मा भरा हुआ है इस जगह पर, यहाँ मैग्मा भरा हुआ है, मैग्मा चैम्बर है, हॉटस्पॉट है, और यहाँ से मैग्मा जो है मूवमेंट करेगा। और ये मैग्मा मूवमेंट क्यों करता है, इन संवाहक धाराओं के कारण, ये संवाहक धारा मूवमेंट करती है, इसके कारण प्लेट विवर्तन की क्रिया होती है, ठीक है। तो ये दो प्लेटें एक दूसरे के विपरीत खिसकेंगी या एक दूसरे के तरफ आएंगी तो क्या होगा, विनाश होगा, है ना। और ये अधिकांशतः विनाशात्मक प्लेटों पर आते हैं। मैं जब प्लेट विवर्तन की बताऊंगा तो प्लेटों के किनारों के बारे में चर्चा करूंगा कि कौन से प्लेट के किनारे विनाशात्मक होते हैं, कौन से रचनात्मक होते हैं और कौन से किनारे संरक्षी होते हैं। तो प्लेट विवर्तन की घटना के कारण भी भूकंप आ जाते हैं, अभी मैंने बताया आपको। दूसरा ज्वालामुखी क्रिया के कारण, मान के चलिएगा कि ये धरातल है और इसके नीचे से यहाँ से मैग्मा संवहनिक धाराओं के रूप में ऊपर की तरफ उठता है और यहाँ ऊपर कोई शहर बसा हुआ है और यहाँ से ज्वालामुखी विस्फोट हो जाता है। विस्फोट होगा तो ज्वालामुखी क्रिया के कारण क्षति तो होगी, लेकिन आसपास का जो क्षेत्र है, इस धमाके के कारण आसपास के क्षेत्र में भी कंपन पैदा होगा, है ना, तो वो भी भूकंप का कारण बनता है। जलवाष्प एवं गैसों का दबाव, ये धरातल है और नीचे पानी भरा हुआ है, भाई भूगर्भ में जल भरा हुआ है, भूमिगत रूप से जल है, और यदि उस जल जो है पृथ्वी के गर्भ के तापमान के कारण वो जलवाष्प में बदलता है, तो कुकर के अंदर जलवाष्प के कारण ही तो प्रेशर बनता है, सीटी आती है ना। दबाव किस कारण से बनता है, भाप के कारण, जलवाष्प के कारण, और वो तापमान के कारण, अधिक टेम्परेचर के कारण पानी जो भाप में बदलता है। तो जमीन के अंदर भी तापमान है ना, और वो पानी को जो है भाप बना देता है और उसका दबाव बनता है ऊपर, तो उससे क्या होता है, दबाव बनेगा तो मूवमेंट होगा चट्टानों में आपस में, है ना। तो उसके कारण भी, जलवाष्प के कारण भी, दबाव के कारण भी भूकंप आते हैं। चट्टानी प्रत्यास्थता, अब संवहनिक धाराओं के रूप में मैग्मा गति कर रहा है, मूवमेंट कर रहा है, मैग्मा एक स्थान से दूसरे स्थान पर बह रहा है। भूमिगत रूप से जैसे जल भरा हुआ है पानी अंदर, तो पानी कोई तालाब की तरह भरा हुआ नहीं है, पानी मूवमेंट करता रहता है इधर उधर, भूमिगत रूप से जल बहता रहता है इधर से उधर, है ना। तो ऐसे मैग्मा बहता रहता है, और मैग्मा यदि बह रहा है तो बहते समय चट्टानों को भी खींचेगा, चट्टानों पर दबाव बनाएगा। कोई चट्टान है ये इसका दबाव बनाता है, ऐसे करके ये दूसरी तरफ जाती है, या तो ये टूट जाएगी तो भी कंपन होगा, और नहीं टूटेगी तो ये एक मोड़ने के बाद में, एक सीमा के बाद में अपने एरिया, अपने पुरानी जगह पे वापस आ जाएगी। ऐसे ये दबाव बना करके ये चट्टान दोबारा से अपने स्थान पर यूं आ गई, तो एकदम से झटके से वापस आएगी। इसी को प्रत्यास्थता कहते हैं ना, इलास्टिसिटी, इसी से बनी है इलास्टिक को खींचते हैं और वापस अपने स्थान पर आ जाती है। तो चट्टानी प्रत्यास्थता के कारण, है ना, ये भूकंप आते हैं। अब भूस्खलन या हिमदाह ऊपर से चट्टानी मलबा पर्वतीय क्षेत्रों में नीचे लुढ़कता है, ऊपर से
चट्टानी मलबा नीचे लुढ़कता है, तो नीचे लुढ़कने से धरती कांपेगी कि नहीं कांपेगी, है ना। तो ऐसे ही हिमदाब कहते हैं कि बर्फ का खिसकना, ऊपर से बर्फ का खिसकना हिमदाब कहलाता है, और पहाड़ों पर से चट्टानों का खिसकना भूस्खलन कहलाती है। ठीक है, तो इन दोनों क्रिया में भूकंप आता है। ये हो गया साहब। अब भृगु का टूटना, भृगु क्या होता है, समुद्र के किनारे पर समुद्र की लहरें निचले भागों को काट करके बहुत अंदर तक प्रवेश कर जाती है, तो ऊपर का भाग जो है लटका हुआ रहता है समुद्र के तरफ, और कई बार समुद्री लहरें घर्षण कर करके ज्यादा काट देती है, तो ऊपर का हिस्सा धड़ाम से समुद्री क्षेत्र में आकर के गिरता है, तो उससे भी भूकंप आ जाते हैं। भूपटल का संकुचन, अब देखिए कोई चीज गर्म करते हैं अपन, तो गर्म करके उसके कणों का विस्तार होगा, आकार का विस्तार होगा, ज्यादा एरिया में फैलेगी, और जब ठंडी होगी वो चीज, ठंडी होकर के उसका आकार छोटा होगा, सिकुड़ जाएगी। तो धरती लगातार ठंडी होती जा रही है, उत्पत्ति हुई थी पृथ्वी की, तो गर्म थी, गैस का गोला थी, धीरे धीरे ठंडी हुई तो उसमें पपड़ी जमने लगी, तो पपड़ी जम करके चीजें ठंडी होती हैं, उनका आकार कम होता है, सिकुड़ती हैं। तो पृथ्वी भी भूपटल में भी संकुचन हो रहे हैं, जो भाग ठंडे हो रहे हैं संकुचन हो रहे हैं, और संकुचन हो रहे हैं तो वो दबाव बन रहा है, दबाव बन करके फिर भूकंप की स्थिति आएगी, तो इससे भी भूकंप होते हैं। संबानित धाराएं रेडियो एक्टिव तत्वों के कारण भूगर्भ से तरंगों के रूप में धाराएं निकलती हैं, तो संबानित धाराएं तापमान को निम्न भागों से उच्च भाग की ओर ले जाती हैं। इन संबानित धाराओं के कारण भी भूकंप आते हैं, जो कि हॉट स्पॉट से आती है। इसके अलावा उल्का, जब मैंने आपको सौरमंडल पढ़ाया था तो उसमें मैंने क्षुद्र ग्रह, उल्का, पुच्छल तारे ये भी बताए थे, पिछले वीडियोस में आप देख सकते हैं। तो उल्का क्या होते हैं कि जो सेलेस्टियल बॉडी है, जो ब्रह्मांडीय पिंड है, जो पृथ्वी की तरफ आने का प्रयास करते हैं, चट्टानी बहुत बड़े बड़े टुकड़े होते हैं, ये कुछ तो घर्षण से जल जाएंगे पृथ्वी के वायुमंडल में, और कुछ घर्षण के बाद भी बचे रह जाएंगे, और वो आकर के धरती से टकराते हैं, जब टकराएंगे तो उससे भूकंप आता है। तो ये कुछ प्राकृतिक कारण है। अब मानवीय कारकों की बात करते हैं, ये प्राकृतिक कारण हो गए, अब हम कुछ मानवीय तथ्यों की बात कर लेते हैं, जल्दी को निपटाते हैं। अब मानवीय कारकों में देखिए कारखाने हैं, कारखाने बढ़ाते जा रहे हैं, कारखानों से हिलने से बड़ी बड़ी मशीनें चल रही है, धड़ 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 आवाज करती है, तो धरती में कंपन होता है, वो भूकंप का ही एक स्वरूप है। और खनन की क्रिया कर रहे हैं हम, खनन के कारण जमीन को खोद रहे हैं, पत्थर निकाल रहे हैं जमीन में से, मिट्टी निकाल रहे हैं, कोयला निकाल रहे हैं, तमाम खनिजों को निकाल रहे हैं, उसके कारण भी भूकंप आते हैं। तीसरा बांध बनाने का, बांध बनाने, तो बांध बनाने से भी भूकंप को, बांध बनाना। इसके अलावा तेल के लिए, तेल क्षेत्र के लिए, तेल के लिए जल प्रवेश कराते हैं हम, मैं बताऊंगा, समझा दूंगा, ये भी आपको बताऊंगा, विस्तार से बता दूंगा। और है रेडियो एक्टिव कचरा, रेडियो एक्टिव कचरा भी एक कारण है। तो इस प्रकार से ये कुछ चीज है। परिवहन, परिवहन का विकास कर रहे साहब, ये भी एक कारण है भूकंप का। तो इस प्रकार से ये कुछ मैंने आपको यहाँ बता। देखिए कारखाने की बात करते हैं, तो कारखाने मूवमेंट करते हैं, मान के चलिएगा कारखाने चल रहे हैं, बहुत ज़्यादा भारी मशीनें चल रही हैं, हजार हॉर्स पावर की मोटरें दौड़ रही हैं, है ना। तो उनकी ताकत का अंदाजा आप लगा सकते हैं, कितनी ताकत से चलती है, तो वो धरती को कपाती है। भूकंप का देखिए ये नहीं कि पूरी पृथ्वी बहुत जोर से हिलेगी वही भूकंप है, हल्का सा कंपन भी भूकंप है। आप किसी बिस्तर के ऊपर सोए हैं, अपनी चारपाई पर सोए हैं, कोई बिल्ली या कुत्ता निकल के जाता है, उसके पाए से टकराता है, और वो आपको पता चल जाता है कोई है, क्योंकि आपका पलंग जो है वो हिलता है, तो वो भूकंप का ही एक स्वरूप है। तो धरती भी ऐसी हर समय कांपती रहती है, भूकंप क्षण प्रतिक्षण आते रहते हैं। भूकंप का ये नहीं है कि जब हमको महसूस होंगे तभी भूकंप आते हैं, ऐसा नहीं है, भूकंप हर समय आते रहते हैं। ठीक है, पहले मैं कुछ कर देता हूँ। तो कारखानों के कारण भूकंप आते हैं, खनन क्रिया करते हैं हम, जमीन को खोदते जाते जमीन को खोखली कर देते हैं, तो जमीन एकदम से धंस जाती है कई बार, तो उससे भूकंप आ जाते हैं।
बांधों का बनना। अब देखिए एक प्लेट ये है और एक प्लेट ये है, यहाँ पर हमने बांध बना दिया, यहाँ से जल आता है और यहाँ बांध बना दिया, तो किसी यहाँ में पानी भर जाएगा बहुत ज़्यादा। तो पानी भर जाएगा बहुत ज़्यादा तो दबाव यहाँ ज़्यादा हो जाएगा, दबाव ज़्यादा हो जाएगा तो यहाँ पर दबाव के कारण ये दबाव बहुत ज़्यादा हो गया, तो दबाव के कारण मैग्मा नीचे से दूसरी तरफ खिसकेगा, तो यहाँ पर उत्थान होगा, यहाँ पर धसाव होगा। तो यहाँ का पानी इधर आ रहा है ना, तो धसाव इधर धसाव होगा, इधर उत्थान होगा, उठाव होगा। उसके कारण क्या होगा कि ये दोनों प्लेटें डिसबैलेंस होंगी, तो उससे भूकंप आएगा, है ना। तो इस प्रकार से ये भी एक कारण है। तेल के लिए जल प्रवेश, तेल के लिए जल प्रवेश यूरोप और अमेरिकन देशों में बहुत ज्यादा ये चीज प्रचलन में है। वो क्या करते हैं कि तेल क्षेत्रों के अंदर बाहर से पानी इंजेक्ट करते हैं, बहुत ज्यादा मात्रा में पानी को भूगर्भ में इंजेक्ट करते हैं, प्रवेश कराते हैं अननेचुरली प्रोसेस के थ्रू, अप्राकृतिक साधनों द्वारा, मोटरों द्वारा, और वेग से पानी अंदर जाता है। तो जहाँ पेट्रोलियम भरा हुआ है वो पेट्रोलियम दबाव के कारण दूसरे क्षेत्र में एक जगह इकट्ठा हो जाता है और वहां से उसको बाहर निकाल लेते हैं। तो पेट्रोलियम तो बाहर निकाल लिया जाता है, लेकिन पानी थोड़ी बाहर निकाला जा सकता है। और पानी जब अंदर चला गया तो वो तापमान के कारण उसकी भाप बन जाएगी, भाप बन के दबाव बनेगा, तो वो ये कारण हो जाएगा, ये जलवाष्प गैसों का दबाव, है ना। तो इसलिए ये है रेडियो एक्टिव तत्व का कचरा। अब ये यूरोपीय और अमेरिकन देशों में ज़्यादा हो रहा है ये कि जो रेडियो एक्टिव ऊर्जा प्राप्त करने के बाद जो कचरा बचता है, अब उसको कहाँ फेंकें? समुद्र में तो फेंक नहीं सकते, जलीय जंतु मर जाएंगे, खुले में नहीं छोड़ सकते, खुले में छोड़ने से मानव जाति को खतरा है। तो वो क्या करते हैं, उसको 100-150 मीटर अंदर दफन कर देते हैं जमीन में। अब जमीन में दफन कर देंगे तो वो फिर खतरा ही है, वो भी परिवहन। तो सड़क के किनारे यदि आप जब खड़े होते हैं तो आप देखते हैं कि सड़क के किनारे पर बहुत ज़्यादा हैवी वाहन निकल के जाता है, तो कंपन सा पैदा होता है, तो वो भी भूकंप है। तो ये भूकंप के मैंने आपको कारण बताए, इतने सारे कारण हैं। एक बार आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। भूकंप के कारण हो गए। इसके बाद में हम भूकंप का विश्व वितरण बताते हैं। भूकंप का विश्व वितरण, तो देखिए भूकंप के लिए मूल रूप से 3 पेटियां हैं, मूल रूप से 3 पेटियां हैं। एक पेटी है प्रशांत महासागरीय, प्रशांत महासागरीय तटीय पेटी। दूसरी जो पेटी है या दूसरा जो क्षेत्र है जहां ज्वालामुखी जहां भूकंप ज्यादा आते हैं, दूसरी है आपकी मध्य महाद्वीपीय पेटी, और तीसरा है मध्य अटलांटिक क्षेत्र या पेटी लिख लो आप। तो देखिए इसको मैं थोड़ा सा एक वर्ड मैप बना लेता हूँ, रफ मानचित्र आपके सामने कर देता हूँ। ये विश्व रफ मानचित्र मैंने आपके सामने बनाया है, और ये ऑस्ट्रेलिया बना देते हैं, ये जापान, ये सब होते हैं। तो देखिए जो प्रशांत महासागर की तटीय पेटी है, वो प्रशांत महासागर की तटीय पेटी कहाँ से स्टार्ट होती है, वो देखिए ये अलास्का वाले क्षेत्र से कनाडा, अमेरिका, मैक्सिको, और ये जो चिली होते हुए ये पेटी यहाँ तक आती है, और इधर रशियन क्षेत्र में, जापान के तटीय क्षेत्रों में होती हुई, और इससे ऑस्ट्रेलिया के सारे निकल जाती है। ये पेटी यहाँ से इधर आगे जाएगी तो ये यहाँ मिल जाएगी, पृथ्वी गोल है पीछे से, ठीक है।
तो ये जो पेटी है ये पूरी जो प्रशांत महासागर के अमेरिकन तट से टच होती हुई बढ़ती आगे और प्रशांत महासागर के एशियन तट से होती हुई आगे बढ़ती है और ये ऑस्ट्रेलिया के उत्तर में होती हुई न्यूजीलैंड की तरफ चली जाती है। तो ये जो पेटी है ये कहलाती है प्रशांत महासागर तटीय पेटी। अच्छा, अब मध्य महाद्वीपीय पेटी, मध्य महाद्वीपीय पेटी ये केप वाला जो क्षेत्र है, ये केप वाला क्षेत्र जो है ये ऐसे स्टार्ट होकर के हिमालय के साथ साथ होती हुई और हिमालय के साथ साथ होती हुई और ये इस पेटी में मिल जाती है प्रशांत महासागर पेटी। तो ये वाली जो पेटी है ये है मध्य महाद्वीपीय पेटी। अब मध्य अटलांटिक पेटी ये है डॉल्फिन और चैलेंजर तट वाले क्षेत्र है ना, वो है मध्य अटलांटिक पेटी। तो मैं इसको, ये पहले नंबर वाली पेटी है, ये भी पहले नंबर वाली पेटी है, ये मध्य महाद्वीपीय ये दूसरी पेटी है और ये मध्य अटलांटिक ये तीसरी पेटी है। तो ये प्रशांत महासागर, अंध महासागर और मध्य महाद्वीपीय क्षेत्र के अंदर ये वितरण है, विस्तार है भूकंप का। इसके अलावा अन्य क्षेत्रों में भी कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जो दक्षिण अमेरिका में, अफ्रीका के दक्षिणी भाग में, भारत के दक्षिणी भाग में भी कुछ भूकंप की पेटियां हैं। और जो भारत का जो अधिकांश क्षेत्र है ना, हिमालय क्षेत्र जो है वो इस मध्य महाद्वीपीय पेटी के अंदर ही आता है, इसी पेटी के अंदर आता ही भारत का ये क्षेत्र। ठीक है, तो ये आपको मैंने एक विश्व मानचित्र के ऊपर भूकंप के विश्व वितरण को दर्शाया है। एक बार आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। अब इसके मैं स्केल की बात करता हूं, यहां पर स्केल की बात करता हूं मैं यहां पर। स्केल की बात करता हूं। देखिए इसके जो स्केल है वो स्केल रिएक्टर स्केल, आप इसका स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे, मुझे बोर्ड की जरूरत पड़ेगी, मैं मिटाऊंगा इसको। एक्चुअली वीडियो लंबे हो जाते हैं काफी, शुरू में मैं समझता हूँ कि मैं 30 मिनट में निपटाऊंगा पूरा वीडियो, लेकिन चीजें बढ़ती चली जाती है। तो देखिए भूकंप का मापन, भूकंप का जो मापन है वो कौन से स्केल पे किया जाता है। तो इसके लिए देखिए एक स्केल है, उसका नाम है रॉसी फेरल, रॉसी फेरल स्केल। और ये रॉसी फेरल जो स्केल है इसमें 1 से 11 मापक होते हैं, इसमें 1 से 11 मापक होते हैं। ठीक है, दूसरा मर्केली स्केल, मर्केली स्केल, मर्केली स्केल में 12 मापक होते हैं, 12 मापक होते हैं और ये अनुभव पर आधारित है, कोई मशीन नहीं है, ये केवल अनुभव प्रधान है। अनुभव, सॉरी माफ करना, अनुभव प्रधान है ये वाला स्केल। अंदाजे से बताया जाएगा कि कितनी तीव्रता का भूकंप है। और जो सबसे ज्यादा मान है आज के समय पर वो है रिक्टर स्केल। फ्रांसिस रिक्टर ने इस स्केल की खोज की थी, इस स्केल के बारे में बताया था, तो इसलिए रिक्टर स्केल इसको कहा जाता है। फ्रांसिस रिक्टर पूरा नाम था उनका, उन्होंने इसके बारे में बताया था। तो देखिए इस स्केल की खास बात क्या है कि ये गणितीय मापक है, ये गणितीय मापक है और सबसे अधिक मान्य है, सबसे अधिक मान्य है। और इसकी जो माप है, इसकी जो माप है वो 0 से 9 तक होती है, 0 से 9 तक होती है इसकी माप। और प्रत्येक इकाई पर, यानी कि प्रत्येक इकाई बढ़ने पर उसका जो प्रभाव है 10 गुना हो जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसका मतलब मैं बताऊंगा आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट
पा रही है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। यानी कि रिएक्टर स्केल पर किसी भूकंप की तीव्रता है 3 और यदि कोई 4 हो जाती है तो जितना नुकसान यहाँ 3 पर हो रहा था उसका 10 गुना नुकसान 4 पर होगा। और 4 पर अगर कोई नुकसान हो रहा है और स्केल पे माप हो जाती है 5, तो 3 पर जितना नुकसान हो रहा था उसका 100 गुना नुकसान होगा यहाँ पर, क्योंकि 10 गुना इसका भी फिर 10 गुना। ठीक है, तो इस प्रकार से 10 गुना नुकसान होता है। तो रॉसी फेरल स्केल वो रॉसी ने बनाया था, इसमें 1 से 11 तक माप थे, 1 2 3 4 5, तो उनसे तुलना करके बताते थे कि इतनी तीव्रता का भूकंप है। मर्केली स्केल अनुमान पर आधारित था, इसको 12 अंक दिए गए थे। और रिएक्टर स्केल पर 0 से 9 तक अंक दिए जाते हैं। और जो भारत के संदर्भ में अगर बात करें तो 5 की तीव्रता वाले जो भूकंप हैं, 5 रिक्टर स्केल वाले जो भूकंप हैं वो बड़े भयानक होते हैं, जबकि जापान में 7 तीव्रता वाले भूकंप भी इतना नुकसान नहीं कर पाते, है ना। तो इस प्रकार से ये आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। मैं इस वीडियो के अंदर में बहुत महत्वपूर्ण बातें बताने वाला हूं भूकंप को लेकर के, बच्चों की बड़े चौंकाने वाले तथ्य हैं, आप अंत तक जुड़े रहिएगा। ठीक है, अब देखिए इनके प्रभावों की बात करें, भूकंप के जो प्रभाव हैं उनकी बात कर रहे हैं। ठीक है, भूकंप के प्रभाव की बात कर रहे हैं, मापन की बात हमने कर ली, भूकंप के प्रभाव की बात कर रहे हैं। तो देखिए इनसे क्या होता है, सुनामी आती है, इनसे सुनामी आती है। इनके प्रभावों से क्या होता है कि भूस्खलन होता है। भूस्खलन अभी मैंने बताया था, भूस्खलन के कारण भूकंप भी आते हैं, भूकंप के कारण भूस्खलन भी होते हैं। ठीक है, और प्रभाव क्या होगा इनका, नदियों के मार्ग बन जाएंगे, नदियों के मार्ग चेंज हो जाते हैं, नदियों के मार्ग चेंज हो जाएंगे और धन जन भवन इनकी क्षति पहुंचती है, उनको क्षति होगी बहुत ज्यादा। ये इसके प्रभाव है। ठीक है, अच्छा कुछ लाभ भी होते हैं। देखिए भूकंप से कोई लाभ भी हो सकता है क्या, तो इसके लाभ भी है। तो लाभ क्या है, लाभ चर्चा कर लेते हैं। इनसे लाभ कम है, हानि ज्यादा है। तो लाभ क्या है कि खनिज जो है, जो भूगर्भ में खनिज दबे होते हैं कई बार बाहर आ जाते हैं, खनिज प्रकट होते हैं, कई बार खनिज जो है प्रकट हो जाते हैं कई बार। और उपजाऊ मिट्टी, नीचे की मिट्टी जो कई बार ज्वालामुखी क्रिया हो जाती है कई बार, और नीचे की मिट्टी ऊपर हो जाती है, ऊपर की नीचे चली जाती है, तो उससे उपजाऊ मिट्टी का विकास हो जाता है। उपजाऊ मिट्टी का विकास हो जाता है कई बार। और एक महत्वपूर्ण तथ्य है, कई बार जमीन फूटने जैसी घटना हो जाती है, कुछ ऐसी घटना हो जाती है, तो उससे भूगर्भ के बारे में जानकारी प्राप्त होती है, यानी कि भूगर्भ के शोध की जानकारी, भूगर्भ के शोध की हमको एक आधार मिल जाता है कि हम उसके आधार पर शोध करते हैं, भूमि के अंदर की चीजों का हमको पता चलता है। तो आप इसको भी देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब मैंने आपसे कहा था कि मैं महत्वपूर्ण तथ्यों की बताऊंगा, बहुत खास चीजों के बारे में बताऊंगा। तो देखिए जो खास बातें हैं भूकंप को लेकर, खास बातों की चर्चा हम कर लेते हैं। यह खास इसलिए है कि वास्तव में कुछ बड़ी अजीबोगरीब बातें हैं। देखें कि जो भूकंप जो आते हैं, जो अधिकांश भूकंप आते हैं, भूकंप कब आते हैं, सुबह के समय, सुबह 4 बजे से 8 बजे के बीच में। ज्यादातर जो भूकंप आते हैं, जो खतरनाक भूकंप आते हैं, वो सुबह 4 बजे से 8 बजे के बीच में आते हैं, इसके बीच में आते हैं। ये एक महत्वपूर्ण खास बात है। और जब भी भूकंप आएगा तो भूकंप के बाद वर्षा होगी, भूकंप के बाद वर्षा होगी। एक तथ्य ये भी है, जहां भूकंप आ जाते हैं उसके बाद वर्षा भी हो जाती है।
एक तथ्य यह है कि ज्यादातर जो भूकंप हैं, यानी कि खतरनाक भूकंप की बात कर रहा हूं मैं, खतरनाक भूकंप जो है वो जून और दिसंबर के बीच आते हैं। जून और दिसंबर के बीच में आते हैं, वो बहुत खतरनाक भूकंप होते हैं। एक ये तथ्य भी है। और सबसे महत्वपूर्ण तथ्य कि भूकंप आने से पहले चूहा, कुत्ता, सांप, इन जीवों का व्यवहार बदल जाता है। इनका व्यवहार कुछ अलग सा हो जाता है, ये अलग हरकतें करने लगते हैं, है ना। तो ये कुछ भूकंप को लेकर के कुछ खास बातें हैं जो कि अक्सर संज्ञान में आई हैं, देखी गई हैं, है ना। और एक चीज और ये भी खास बात है कि भूकंप आने से पहले प्रकृति में रेडॉन गैस बढ़ जाती है। ये गैस है रेडॉन गैस, इसका बहुत ज्यादा विकास हो जाता है भूकंप के आने से पहले। तो विद्यार्थियों, ये भूकंप को लेकर के हमने विस्तार से चर्चा की। आज हर पहलू पर हमने चर्चा की, भूकंप की तरंगों के बारे में, भूकंप के कारणों के बारे में, और एक भूकंप के प्रकार भी होते हैं, गहरे भूकंप, मध्यम भूकंप, ऊपरी भूकंप, है ना। भूकंप के जो स्केल हैं उनके बारे में हमने जाना। तो ये भूकंप की जो ज़्यादातर जो जानकारी है वो हमने इस वीडियो के माध्यम से जानी है। अब इस वीडियो को यही समाप्त करते हैं। आगे अगले वीडियो में फिर आपसे भेंट होगी। तब तक के लिए नमस्कार।